Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to NEET Adda 24/7. I am a physics educator for NEET UG. आज हो रहे हैं 3 अक्टूबर और अगर एक तरीके से कैलकुलेट करें तो NEET 2024 के एग्जाम में 7 महीने बचते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो 6 महीने में ही इंश्योर करना चाहते हैं, 6 महीने की मेहनत से ही इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके फिजिक्स में एटलीस्ट 160 से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आज तुम्हें फिजिक्स कितनी आती है। तो ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी है, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स में इतना स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं पिछले 10 साल के PYQ एनालिसिस की बात करूँ तो कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स डेफिनेटली आने चाहिए, वरना नीट फिजिक्स में 120 भी नहीं स्कोर कर पाओगे, 160 तो दूर की बात। आपके पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में कौन से 40 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से सबसे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, एक फिजिक्स के चैप्टर को किस तरीके से अप्रोच करना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है और कौन से चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीट कर सकते हो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी जितने भी नीट एस्पायरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर और सारी वीडियोस भी आएंगी जो आपको या तो हेल्प करेगी फिजिक्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने में, या आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि एक्चुअली में नीट के लिए फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसका मतलब ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस के ऊपर अगर तुम काम करो बिना इसको मॉडिफाई किए, ठीक है, बिना इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज तुम्हें फिजिक्स कितनी आती है, तुम 160 प्लस डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। और ये चीज एक टीचर के वाया आ रही है, ये चीज तुम्हें एक टीचर बोल रहा है, तो तुम जान सकते हो कि कितनी क्रेडिबिलिटी होगी इस स्टेटमेंट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये भी बताना चाहती हूँ बच्चों कि मैं नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना देखो इस तरीके से एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। मतलब बेसिकली एक PDF प्रोवाइड करूंगी और उस PDF में इस तरीके से एक चैप्टर को मैंने यहाँ पर टॉपिक्स के अंदर तोड़ा हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन PDF का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और तुम्हारे पास बेसिकली एक चेकलिस्ट आ जाएगी कि हाँ भाई इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, क्या हमारे हमें ये टॉपिक आ गया, क्या हमने इस टॉपिक के ऊपर 15-20 क्वेश्चंस कर लिए, क्या हमें ये टॉपिक आ गया 15-20 क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके से पूरे के पूरे फिजिक्स के ऊपर मैं चैप्टर वाइज चेकलिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये जो चेकलिस्ट है आज रात को 9:30 बजे एक सिंगल PDF के फॉर्म में अपलोड होने वाली है। तो वो वाला चैनल भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना और इन चेकलिस्ट का तुम PDF भी निकाल सकते हो, बाकी तुम लोग डिजिटल वे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी बिफोर आई बिगिन विद दी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक बार जब स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी तो मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सब बच्चों को बताना चाहती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। और वो ये है कि जितने भी नीट 2024 एस्पायरेंट्स हैं, जो भी ड्रॉपर्स हैं, तुम लोगों के लिए शौर्य बाउंस बैक बैच हम लोग लेके आए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स का एडुकेटर भी है, केमिस्ट्री का एडुकेटर भी है, बायोलॉजी का एडुकेटर भी है। ये एक्चुअली में ये जो बैच था 14,000 का था, लेकिन अगर आप शौर्य कोड को लगाते हो तो ये सब 10,000 में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे हमसे पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग पहले पढ़ा रहे थे उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, तुम लोग शौर्य बाउंस बैक बैच को बिल्कुल फ्री में भी पा सकते हो यूजिंग द कोड जो आपको अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिला होगा। तो जो भी कोड आपको फिजिक्स के एडुकेटर के वाया, केमिस्ट्री के एडुकेटर के वाया या बायोलॉजी के एडुकेटर के वाया पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिला है, उस कोड की हेल्प से आपको ये जो बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब जितने भी एस्पायरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सबसे दिलचस्प बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी वो ये है कि सारे के सारे बच्चों के लिए हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल नीट पैटर्न के हिसाब से होंगे, तो कोई भी बच्चा जो फ्यूचर देख रहा है कि हाँ भाई ठीक है सिलेबस हम लोग इतने तारीख तक या फिर इस मंथ तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन व्हाट्सो एवर मार्च और अप्रैल का महीना उसके अंदर तो फुल मॉक टेस्ट ही तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, तो हम लोग तुम ये लगा लो कि हम लोग एक गिफ्ट दे रहे हैं जो तुम्हें अगले 5 या फिर 6 महीने के बाद काम आने वाला है, एक बार जब तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें एनरोल करने का भी जो लिंक है बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, नाउ वी कैन बिगिन विद द स्ट्रैटेजी। अब जरा सा बात करते हैं कि नीट 2024 के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब देखो बच्चों,
अगर मैं पिछले 10 से 15 साल के पीवाईक्यू को भी एनालाइज करती हूँ ना, तो वहां से दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन चैप्टर से एसोसिएटेड है कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में क्लास 11th में, 15 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में क्लास 12th में, है ना। यहाँ से अगर मैं चैप्टर नंबर 15 निकाल दूं विच इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो 14 चैप्टर रह जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड निकाल दूं तो 14 चैप्टर रह जाते हैं। मतलब ऑल टुगेदर जो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं वो 28 चैप्टर्स हैं। तो इन 28 चैप्टर्स में से ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या क्राइटेरिया है कि मैं बोल रही हूँ कि ये वाले चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब नंबर 1, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 10 से 15 सालों में इन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं। नंबर 2, इन चैप्टर्स की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर तुम ये चैप्टर पढ़ते हो तो इनके कुछ एप्लीकेशंस तुम लोगों को दूसरे चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। नंबर 3 क्राइटेरिया ये है कि इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जिस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिंपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, उसी चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इनको 3 जोन में कैटेगराइज करती हूँ। रेड जोन चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए किन क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर, वो मैंने बता दिया। फिर ये वाले चैप्टर्स आ जाते हैं ग्रीन जोन, जो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, कंपेरेटिवली कम टाइम भी लेते हैं। और फिर बाद में ये वाले चैप्टर्स आ गए जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है और सबसे कम टाइम भी लेते हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं। एक तो आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो यहाँ पे आएगा, और एक आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो यहाँ पर आएगा। अब देखो, फ्लूइड्स के चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो फ्लूइड्स का चैप्टर सिर्फ पिछले 2 से 3 सालों से ही छा रहा है। इसका मतलब पिछले 2 से 3 सालों से ही इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। सो आई रियली डोंट नो कि मुझे इसको वाइट जोन में कैटेगराइज करना चाहिए या फिर इसको ग्रीन जोन में कैटेगराइज करना चाहिए, तो मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, लेकिन इसमें से जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो कभी कभार जब एनटीए एकदम से धूम मचाना जाए, तब इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से कर सकते हो। अब देखो, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से अब शुरू करने वाले हैं। लाइक अभी तक ठीक है, जैसा मर्जी अभी तक पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब ठान लिया है कि अब बिल्कुल सिंसियरली पढ़ेंगे, जैसे एक नीट एस्पायरेंट को पढ़ना चाहिए, है ना। तो अलग अलग लेवल के बच्चे, अलग अलग बच्चे जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, वो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं तुम लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम ऑर्डर डिसाइड कर सको। कि तुम लोग ऐसे भी तो कर सकते हो कि एक रेड जोन चैप्टर कर लिया, फिर एक ग्रीन जोन कर लिया, फिर एक रेड जोन कर लिया, फिर एक ग्रीन जोन कर लिया, फिर एक वाइट जोन कर लिया। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सारे के सारे रेड जोन कर लिए, फिर सारे के सारे ग्रीन जोन कर लिए, फिर सारे के सारे वाइट जोन भी कर लिए। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये जो रेड जोन के चैप्टर्स हैं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, है ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सब एक रेड जोन चैप्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद 2 ग्रीन जोन कर लिए, है ना, फिर एक रेड जोन चैप्टर कर लिया, फिर 2 वाइट जोन कर लिए। ऐसा भी कर सकते हो। तो ये मैं तुम लोगों को ये बता रही हूँ ताकि तुम लोग अपनी मेहनत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। ये नहीं होना चाहिए कि तुम अगले 2-3 महीने तक खूब मेहनत कर रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो कि मानो अगर तुम 100% पढ़ाई करते हो आगे आने वाले 3-4 महीने में, तो उन 3-4 महीनों के बाद तुम्हारी जो मेहनत है सिर्फ 80% है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत है बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो मानो अगर मैं इसको अक्टूबर का मंथ मान लूँ और इसको मैं नवंबर का मंथ मान लूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी जो मेहनत है उतनी मेहनत यहाँ पर भी नजर आनी चाहिए। कि मान लो अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई सबसे पहले हम लोग रेड जोन और ग्रीन जोन को कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 रेड जोन कर लिए और यहाँ पर 4 ग्रीन जोन कर लिए, है ना, फिर यहाँ पर 2 रेड जोन कर लिए, फिर यहाँ पर 4 ग्रीन जोन कर लिए। ये मतलब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, तुम लोग जैसे मर्जी कर सकते हो। यहाँ पर कोई सही या फिर गलत नहीं है, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन वो स्ट्रैटेजी इस करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि कुछ चैप्टर्स ना हद से ज्यादा गंदे लगते हैं। मानो अगर तुमने सोचा कि यार कुछ चैप्टर्स हमें हद से ज्यादा गंदे लगते हैं, तो हम पूरे के पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते, या फिर पूरे के पूरे चैप्टर को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हैं जैसे हम लोग मोस्ट स्कोरिंग 40 टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कम रेलेवेंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं कौन से चैप्टर की बात करूं, मान लो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात कर लूं, तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो उसी तरीके से हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो और सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी तुम्हें लगे कि यार टाइम नहीं मैनेज हो पाया है ना, या तुम्हें कभी भी लगे कि यार ये चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ना, तो हम ऐसा करेंगे, चैप्टर पूरा का पूरा करेंगे लेकिन कुछ टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हम हमारी प्रिपरेशन से मिनिमम रिस्क लें। तो ऐसे ताकि तुम लोग वो चीज़ कर पाओ, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ देयर आर मोस्ट स्कोरिंग 40 टॉपिक्स, और ये है वो 40 टॉपिक्स। ठीक है, तुम लोग चाहो बच्चों तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं अगेन नीट अड्डा 247 के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करने वाली हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 40 टॉपिक के ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो, अगर मानो मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को अप्रोच कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात, आप डिटेल लेक्चर देखते हो, डिटेल लेक्चर की हेल्प से क्लास नोट्स बनाते हो। अब अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि क्लास नोट्स बनाना एक ऑप्शन है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। क्लास नोट्स हर एक चैप्टर के लिए बननी चाहिए एटलीस्ट, है ना। कि मानो अगर बिल्कुल मैं एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करूं तो एटलीस्ट ग्रीन जोन के चैप्टर्स और रेड जोन के चैप्टर्स की तो डेफिनेटली बननी चाहिए। अगर मानो तुम व्हाइट जोन चैप्टर की नहीं बनाते हो, वो भी गलत बात है। तो मैं तो बोल रही हूँ क्लास नोट सबके लिए बनाओ, है ना। और एक चैप्टर को अप्रोच ऐसे करना है कि एक बार डिटेल लेक्चर देख लिया, उसकी हेल्प से क्लास नोट्स बना लिए। अब ऑब्वियसली बात है, डीपीपी तो अब चाहे कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, डीपीपी को तो हर कोई टीचर प्रोवाइड करता है। डीपीपी सॉल्व करो, और ऐसा होना चाहिए कि तुम हर टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो मैं तुम्हें चेकलिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ ना, इसकी हेल्प से ये ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा कि जैसे कि मानो ये वाला टॉपिक है, फोर्स एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द मीडियम। तो तुम इसको इसको यहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हो कि इसके ऊपर क्या तुमने 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो टिक लगा सकते हो, है ना। तो इन चेकलिस्ट को अपने हिसाब से तुम मैनेज कर सकते हो। ये चेकलिस्ट मैंने दे दी ताकि चीज़ों को ट्रैक करना ईजी हो जाए। तो तुम्हें ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि डिटेल क्लास लगा ली, क्लास नोट्स बना लिए, हर टॉपिक के ऊपर 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और फिर पीवाईक्यूज कर लिए। पीवाईक्यूज साथ साथ करते चलोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि मान लो तुमने पूरा चैप्टर एक कंप्लीट कर लिया, उसकी डीपीपी वगैरह भी सॉल्व कर ली। अब क्या करो, 15 साल के जो पीवाईक्यूज है वो तो तुम्हें डेफिनेटली लगाने हैं। 15 साल कैलकुलेट कर लो, 15 साल के पीवाईक्यूज तो तुम्हें डेफिनेटली लगाने हैं, चाहे तुमसे खुद से सॉल्व हो या फिर तुम्हें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े। डीपीपी भी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे जाके एक बार जब तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर जब तुम रिवीजन के मोड में दोबारा से आते हो ना, तो उस रिवीजन के मोड में जो 15 साल से पुराने पीवाईक्यूज है, उसकी हेल्प से तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक ही तीर से दो निशाने हो गए, है ना। कि तुम रिवीजन के दौरान तुम्हें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी वो भी हो गई, और फिर बाद में जो 15 साल से पुराने पीवाईक्यूज है वो भी तुम्हारे सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से एक फिजिक्स के चैप्टर को निपटाना है, चाहे मैं बात करूं किस तरीके से कवर करना है, या फिर मैं बात करूं कि पीवाईक्यूज के साथ किस तरीके से डील करना है। सो आई एम होपिंग अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसकी हेल्प से तुम्हें ये पता लग गया कौन चैप्टर का रेलेवेंस कितना है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे 40 टॉपिक है जो आपके फिजिक्स के सिलेबस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, बिकॉज ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के एप्लीकेशंस पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि कैलकुलस आ गया, कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आ जाते हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्री आ गया, फिर वेक्टर्स आ गया। वेक्टर्स मतलब सब, वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकलता है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, सब आना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम भी थोड़ा थोड़ा पता हो, क्योंकि लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम सच्ची बताऊं ना तो सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए चाहिए होता है, विच इज न्यूक्लियर चैप्टर। तो न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग 40 टॉपिक्स। तो उस रेडियो एक्टिविटी में लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम की बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें अप्लाई होती हैं। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक भी पता होगा तो वहां पर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये फिजिक्स में, ये मॉडर्न फिजिक्स में नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, यूनिट्स एंड डिमेंशंस के चैप्टर में नहीं रिक्वायर्ड है, थर्मल फिजिक्स में नहीं रिक्वायर्ड है, और ऑप्टिक्स में नहीं रिक्वायर्ड है। मतलब तुम देख पा रहे हो कि जो तुम्हारी आधी फिजिक्स है, आधी फिजिक्स तो नहीं लेकिन मैं 40% बोल सकती हूँ, 40% फिजिक्स जो है उसके अंदर ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नहीं लगेंगे, और जो बच गई है तुम्हारे पास 60% फिजिक्स, उसके अंदर ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स लगेंगे।
तो मैं बच्चों को जनरली ये भी सजेस्ट करती हूँ ना कि तुम अपना सिलेबस ऐसे कवर करो कि मानो तुमने एक चैप्टर कर लिया जिसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल लग रहा है, फिर तुम्हें कभी भी अगर मानो ऐसा फील हो ना कि यार बहुत मैथ्स मैथ्स हो रही है, हमारा जो दिमाग है ना थोड़ा सा ऐसे मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका है, इंटेलेक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुका है, तो फिर तुम कोई ऐसा चैप्टर भी उठा सकते हो जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिकल टूल नहीं लग रहा है। तो छोटी सी ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से कवर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फिर बच्चों कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, और एक यहाँ पर ना फ्लूइड मैकेनिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये वो चैप्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपनी मेहनत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, कि मानो तुमने ये दोनों ये वाला रेड जोन कर लिया इस महीने, ये वाला रेड जोन कर लिया नेक्स्ट महीने, फिर उसके अगले महीने ये वाला रेड जोन कर लिया, फिर ये रेड जोन कर लिया, ये रेड जोन कर लिया, सारे रेड जोन के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अपनी मेहनत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे पागल नहीं हो जाना है कि हम बैठेंगे और सारे के सारे ये चैप्टर्स को एक साथ करेंगे। तुम भले ही कर लोगे, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा दिमाग उतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा जितना तुम एक्चुअली में उसके अंदर डालना चाहते हो। इनफ्लक्स जो है, ठीक है, इनफ्लक्स ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लक्स कम होना चाहिए। ये ना होना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। तो तुम्हें अपने दिमाग के लिए भी आसान करना है चीज़ों को समझने के लिए, तुम्हारे लिए तुम्हें आसान करना है कि तुम्हारे दिमाग को भी चीज़ें समझ आए, उसको भी चीज़ें याद रहें। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रही हूँ कि प्लीज़ अपनी मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट करो। एक ही साथ पागल नहीं होना है कि अभी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी देख ली है तो अक्टूबर में हम लोग खूब मेहनत करेंगे, फिर बाद में थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे नेक्स्ट मंथ, फिर और ढीले पड़ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक ओथ लेनी है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार जरा सा बच्चों लिख दो हैशटैग नो मैटर वॉट। हैशटैग नो मैटर वॉट को लिखने का मतलब तुम लोगों ने कसम ले ली है कि कुछ भी हो जाए। और बच्चों कुछ भी हो जाए में एक्सेप्शन नहीं होते। तो जैसे तुम लोग हैशटैग नो मैटर वॉट लिखते हो ना, इसका मतलब फिर कुछ भी हो जाए, डज नॉट मैटर, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, तुम इस स्ट्रैटेजी से स्टिक रहोगे, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है। तुमने डिसाइड कर लिया कि नी 2024 तुम्हारा क्रैक होना चाहिए, तो बलिदान तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस मेंटालिटी से चलते हैं कि मेरे पास हमेशा रीजन होगा कोई काम ना करने का, तो मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दूंगी। मैं वजह ढूंढूंगी, और ना भी वजह मिले तो भी जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगी, बिकॉज मेरे लिए नीड इम्पॉर्टेंट है। ये तुम सबके अंदर ये एंथुजियाज्म होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, ये परसिवरेंस, ये रेजिलियंस होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। वरना बच्चों डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। तो अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम लोग एक साथ कर सकते हो, ताकि ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे कि मान लो सबसे पहले तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री कर लिया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन करना। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं आता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैं उनकी बात कर रही हूँ, साइन कर्व क्या होता है, कॉस कर्व क्या होता है, कैसे ये कर्व्स बनते हैं, ये सारी चीज पहले आनी चाहिए। उसके बाद तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन करोगे। और एक बार तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया तो फिर उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, उसके बाद में तुम लोग वेव्स भी कर सकते हो, जिसके बाद वेव ऑप्टिक्स कर लो, या फिर उसके बाद तुम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहला नंबर 1 स्टेप ट्रिगोनोमेट्री होना चाहिए और सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए। इन दोनों के बाद तुम कोई भी दो रास्ते ले सकते हो, या तो पहले वेव्स कर लो, फिर वेव ऑप्टिक्स कर लो, या फिर अल्टरनेटिंग करंट करो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि इन तीनों चैप्टर्स को करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री और सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हें पता होना चाहिए। उसी तरीके से तुम ये भी कर सकते हो कि जो रोटेशनल मैकेनिक्स है, रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ले लो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों चैप्टर्स को एक साथ कर लो, मैं बस ये बोल रही हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पहले रोटेशनल मैकेनिक्स कवर्ड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यहाँ पर बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शंस आती हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती हैं। तो ऐसे उंगलियां घुमाते रह जाओगे, तुम्हें डायरेक्शन कभी भी समझ नहीं आएगी। तुम्हें बायवुड सेवर्ट्स लॉ कभी भी समझ नहीं आएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया जाता है ये वाले चैप्टर में, और क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई भी यही वाले चैप्टर में किया जाता है। तो अगर मानो तुमने सोचा है कि अक्टूबर के मंथ में तुम दोनों को कंप्लीट करना चाहते हो, या तुमने सोचा है कि दोनों में से एक चैप्टर को अक्टूबर में करोगे, दूसरे चैप्टर को नवंबर में करोगे, तो मैं बोल रही हूँ अक्टूबर में रोटेशनल मैकेनिक्स कर लो और नवंबर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर लो।
उसी तरीके से वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा चैप्टर है जो जिसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम है, और वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ग्रेविटेशन में भी लगता है। मतलब तुम ये लगा लो कि इसका 30% बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, और इसका भी 30% बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो वर्क एनर्जी पावर अगर पहले कर लोगे तो तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगा, और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगा तो इन दोनों चैप्टर्स को करना ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो सिलेबस है हमारा कब तक कंप्लीट होना चाहिए, तो बच्चों देखो अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, ट्राई करो कि बिल्कुल फेब्रुवरी, ठीक है, ट्राई करो फेब्रुवरी मिड तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर तुमने अभी तक बिल्कुल भी सिलेबस को टच नहीं किया हुआ है, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक पढ़ाई सीरियसली नहीं शुरू की है, इस स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद तुम लोग सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हो, तो तुम्हें जो सिलेबस है फेब्रुवरी मिड तक करना है। और मानो जो बच्चे शुरू कर चुके हैं जिनका 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम लोगों को बच्चों जनवरी के सेकेंड वीक तक तुम लोग कोशिश करो कि जनवरी के सेकेंड वीक तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर तुम्हारा ऑलरेडी चीज़ें कंप्लीटेड हैं तो जनवरी सेकेंड वीक, और अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर बाद में आई कैन से फेब्रुवरी मिड। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि ये तुम्हारी मतलब लाइन है। अगर तुम इससे भी जल्दी कर सकते हो वेल एंड गुड। द रीजन बीइंग कि एक बार जब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों, उसके बाद में फिर बाद में रिवीजन फेज आता है, और इस रिवीजन में भी दो बार रिवीजन होती है। एक होती है डिटेल रिवीजन, ठीक है, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद डिटेल रिवीजन होती है। बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स गलती क्या करते हैं ना, कि मान लो उनका एग्जाम है मई के महीने में, वो सिलेबस ही अप्रैल तक कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्होंने मस्त अक्टूबर से लेके अप्रैल तक खूब मेहनत की, सिलेबस कंप्लीट किया, मई में एग्जाम दिया, और उनका फिर बाद में मार्क्स नहीं आए। फिर वो बोलेंगे हम लोगों ने तो बहुत मेहनत कर रही थी, क्यों नहीं मार्क्स आए? वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि आपका डिटेल रिवीजन नहीं हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी में, या फिर इस पूरे के पूरे तुम्हारी नीट के प्रिपरेशन में, वो है डिटेल रिवीजन, और फिर बाद में जो उसके बाद क्विक रिवीजन होगा। ठीक है जी। तो ये होने में आराम से तुम लोग ये लगा लो, इसके अंदर तुम्हें एटलीस्ट, मैं बिल्कुल एटलीस्ट लेके चल रही हूँ, इन दोनों में एटलीस्ट 2 मंथ तो चाहिए होंगे, 2 से 3 मंथ तो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए होंगे। तो जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और जब ये डिटेल रिवीजन और क्विक रिवीजन चलेगा तब तुम लोग फिर फुल मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दोगे। इससे पहले जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तुम एक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर फुल मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके अंदर एक छोटा सेक्शन आ रहा है, चाहे वो 2-3 चैप्टर्स हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, या फिर 4-5 चैप्टर्स हो जाएं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, और इस तरीके से जो सिलेबस है पूरा का पूरा मल्टीपल टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस हिसाब से चलना है बच्चों। इस हिसाब से तुम्हें नेक्स्ट के 6 महीने 7 महीने चलना है, तब जाके तुम लोग बोल सकते हो कि भाई जितना भी रिक्वायर्ड था नीट 2024 में फिजिक्स के अंदर इतने मार्क्स लेके आने के लिए, उतना हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आई एम होपिंग तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से तुम लोगों को सारी चीज़ें समझाई हैं। भले ही 22 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, लेकिन जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितने भी नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि तुम आगे प्लान कर सको, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर तुम्हें पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर। अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है, प्यारे 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 कमेंट्स है, वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बच्चों कर लो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पढ़ाने भी वाली हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट करने वाली हूँ सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ताकि क्लास की अपडेट तुम लोगों को मिलती रहे। दैट इज़ ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच। अदीस।